देखिए ये हम जैसे इसमें हम लोग पढ़ाए लोग बीपीएससी में, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आया। अब ये किताब है, इसका नाम है पॉकेट जीके। ये 2.5 साल में आपने इस किताब को तैयार किया? 2.5 साल लगा इसको बनाने में। और ये पॉकेट जीके उन बच्चों के लिए पढ़ाया गया कि जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या नहीं आ सकते हैं। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमको भी भरोसा है इससे आएगा तो आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, और हर हाल में इससे आना ही आना है। और साथियों, खान सर की पॉकेट जीके बुक का रिव्यू देखते हैं। चलो समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम रिव्यू पर चलते हैं। वैसे खान सर ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से सही बताया है कि बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। वनडे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं। शुंग वंश पढ़ रहे थे हम। शुंग वंश पढ़ते हैं, यानी कि हमने अशोक साम्राज्य ख़त्म कर दिया है, वो यानी कि अशोक पढ़ लिया है, मौर्य साम्राज्य ख़त्म कर दिया है। तो शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला। बाण भट्ट की हरिश्चरित्र पुस्तक है। तो हरिश्चरित्र पुस्तक के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक, यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त की हत्या कर दी और ये शुंग वंश की नींव डाली। यानी कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक बना पुष्यमित्र शुंग था 184 में। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और इसको बौद्ध साहित्यों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन माना जाता है, यानी कि दुश्मन बताया गया क्योंकि इसने जो अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप थे उनको तोड़वा दिया था। 84,000 स्तूप थे अशोक के, उनको तोड़वा दिया। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का नहीं, उसका मौर्य साम्राज्य का दुश्मन माना जाता है। और बौद्ध धर्म का दुश्मन, हाँ, बौद्ध धर्म का दुश्मन माना जाता है। क्यों माना जाता? ये है पाटलिपुत्र के कुक्टूराम बिहार को तोड़वा दिया था। पाटलिपुत्र के कुक्टूराम बिहार को तोड़वाया था, इसीलिए माना जाता है बौद्ध धर्म का, क्योंकि पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। यानी कि महाभाष्य से साक्ष्य मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। आगे है, पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। आगे है, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यवन शासक मिनांडर ने आक्रमण किया, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने किसको हराया? मिनांडर को हराया, जो इसकी जानकारी गार्गी संहिता में मिलती है। तो पतंजलि की पुस्तक है। पतंजलि की पुस्तक थी योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। महाभाष्य है ये, पाटनी के अष्टाध्यायी पर टीका है। आगे देखते हैं। आगे है, मेन पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत विस्तार से बताया है। आगे है, कण्व वंश के संस्थापक, जो कण्व वंश था, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। वासुदेव कण्व। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। संस्थापक तो कण्व वंश के वासुदेव कर्ण थे और अंतिम शासक सुशर्मा थे कण्व वंश के। अब सातवाहन वंश पढ़ते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। जो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की थी, ये क्वेश्चन आता है। और सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश स्थापित किया। यानी कि सिमुक ने कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, ये मैंने पहले बताया कि सुशर्मा की हत्या कर दी सिमुक ने और सातवाहन वंश की
स्थापना की। आगे यह एक मात्र सत्तात्मक समाज वंश था, यानी कि सातवाहन वंश था, मात्र सत्तात्मक समाज वंश था, क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन होता था। इसमें नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन होता था, इसीलिए सातवाहन वंश को मात्र सत्तात्मक समाज या वंश कहा गया। और सातवाहनों की अपनी राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो पूछता है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। आगे है सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश का महान शासक था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। यह आगे सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए और सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे। यानी सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए और शीशे कहाँ से खरीदते थे? ये शीशा रोम से खरीदते थे। सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश के शासकों द्वारा किस सिक्कों का प्रयोग होता था? तो चांदी और तांबे के, जिसे कारचापड़ कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? कारचापड़ कहा जाता था। आगे है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। क्वेश्चन आता है जो ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा जो चलाई थी, भूमिदान या जागीर देने की प्रथा, वो किसने शुरू की थी? वो सातवाहन वंश के शासकों ने की थी। आगे है ये, चलो छोड़ते, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा उनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता था। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक था। और इसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के, उन पर क्या अंकित कराया इसने? जहाज का चित्र अंकित कराया। आगे विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन देखते हैं। इंडो ग्रीक विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम हिंद यूनानी, जो सबसे पहले विदेशों ने आक्रमण किया था, उनका क्रम है सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, पल्लव, कुषाण। यानी सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी, फिर आए शक, फिर आए पल्लव, फिर आए कुषाण शासक। आगे देखते बैक्टीरिया शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। यूनानी वंश की दो शाखाएं थीं। कौन सी शाखाएं थी? यूथेमेट्स और यूक्रेटाइड्स। आगे है ड्रेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया। मिलिंद पानो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। जो मिलिंद पानो ये ग्रंथ है, उसमें मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन था, उनके बीच वार्तालाप हुई है, उसका संकलन है उसमें। आगे है यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने ही जारी किए थे। क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? सोने के सिक्के क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो यूनानियों ने ही चलाए थे। और सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने ही शुरू किया था। जो सिक्कों पर राजाओं के चित्र और लेखन जो लिखा फिखा जाता था, वो किसने शुरू किया था? वो यूनानियों ने ही शुरू किया था। और यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसके बाद
इसके बाद में भारत में गांधार शैली का रूप लिया। गांधार शैली का रूप लिया। और गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनान का ऋण रहेगा। यानी गार्गी संहिता कहता है कि ज्योतिष शास्त्र के लिए भारत हमेशा यूनान का ही ऋणी रहेगा। और सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ किया। ये जो सप्ताह होता है 7 दिन का, वो किसने शुरू किया था? वो भी यूनानियों ने ही शुरू किया था। भारतीय नाट्य कला, मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। जो नाटक कला होते थे उन पर भारत में जो नाटक होते थे, भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा, यानी कि यूनानियों ने उसमें सुधार किया और चलाए। और रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता। जो रंगमंच का पर्दा था उस समय क्या कहा जाता? उसको यवनिका कहा जाता। नोट में यूनानी भारतीय मसालों से भी परिचित हुए। जो यूनानी थे वो भारत के मसालों से परिचित हुए। और काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। उस समय काली मिर्च को क्या कहा जाता था? यवन प्रिया। क्योंकि मसाले के लिए तो भारत प्रसिद्ध था, जब तो ये आए थे भारत में। और काली मिर्च तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, गर्म रहती थी वो। तो भारत में यूनानियों के बाद भारत में यूनानियों के बाद सकाए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। तो शक चारागाह की खोज में भारत आए थे। क्वेश्चन आता है कि शक कहाँ के निवासी थे? तो शक मूल मध्य एशिया के निवासी थे। और वो किसकी खोज में आए थे भारत? तो चारागाह की खोज में आए थे, यानी कि उनकी गाय फाय खो गई थी, उसको ढूंढते ढूंढते ये भारत आ गए थे शक। तो भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा गया है। जो शक आए थे उनको क्या कहा गया भारतीय इतिहास में? सीथियन। चीनी साहित्य में शकों को सई या सईवांग कहा गया है। जो चीन के साहित्य है उसमें शकों को क्या कहा गया? सई व सईवांग। आगे है ये छोड़ो, उज्जैन ये पढ़ते हैं। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, शकों को उसने हराया 58 ईसा पूर्व में, और उसने खुद ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे है, शकों ने भारत में सत्ता यानी शासन के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों ने भारत में यानी कि सत्ता के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। जो शकों का सबसे प्रतापी राजा क्या था? उसका नाम रुद्रदामन प्रथम था। और यह संस्कृत प्रेमी था, ये संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञाता था। आगे चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। चांदी के सिक्के हैं शक शासकों की विशेषता है। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में एक नया संवत यानी विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। जो शकों पर विजय की तो उसके उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में एक नया संवत रखा, उसका नाम था विक्रम संवत। ये विक्रम संवत काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आता है कब शुरू हुआ था ये? तो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। आगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। ये बहुत प्रसिद्ध है जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। और भारत में पहला पल्लव शासक माउस जो 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व था। जो भारत में सबसे पहला शासक था पल्लव शासक माउस। पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। पल्लवों का जो मूल स्थान था कहाँ पर था? मूल स्थान ईरान में था। आगे पढ़ते हैं कुषाण शासक। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़ाफिसेस ने की थी। क्वेश्चन आता है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़ाफिसेस ने की थी। कुजुल कड़ाफिसेस, ये कुजुल कड़ाफिसेस याद कर लेना आप। कुजुल कड़ाफिसेस ने कब की थी? 15 ईस्वी में की थी। अब ईस्वी में आ गए हम, 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़ाफिसेस ने की। चीनी सूत्रों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। तो यूची जनजाति है
यूची कबीले से थे, मध्य एशिया के। कुषाण आता है, कुषाण कहाँ के, किस जाति से संबंध रखते थे? तो यूची कबीले से संबंध रखते थे। रूची कबीला कह लो या यूची जाति कह लो, एक ही बात है। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। कुजुल कड़ाफिसेस के बाद विम कड़ाफिसेस राजा बने। तो कुजुल कड़ाफिसेस के बाद कौन आया? विम कड़ाफिसेस राजा बने तथा इन्होंने सोने व चांदी के सिक्के जारी किए। अब इनने विम कड़ाफिसेस ने क्या किया कि सोने व चांदी के सिक्के जारी कर दिए। विम कड़ाफिसेस शिव का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा शिव का अनुयायी था, शिव विम कड़ाफिसेस। तो इसने चित्र बनवाए थे अपने शासनकाल में। विम कड़ाफिसेस ने उस पर त्रिशूल बनवाया, नंदी बनवाया, डमरू बनवाया। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। ये कनिष्क शासक ही बहुत प्रसिद्ध था। तो आता है सबसे प्रतापी शासक कौन था कुषाण वंश का? कनिष्क। और 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ और 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत आरंभ किया। शक संवत आता है, शक संवत किसने शुरू किया? तो ये कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था। और राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईसा पूर्व में हुआ, 78 ईस्वी में हुआ राज्याभिषेक हुआ था। चलो आगे देखते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कभी ऑप्शन में पेशावर आ जाएगा या पुरुषपुर आ जाएगा। पेशावर या पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी। नोट में लिख लो। आगे है कल्हड़ की राजधानी के अनुसार, राजतरंगड़ी के अनुसार, कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार इसने कमिश्नर कश्मीर कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहाँ कनिष्कपुर नगर नामक शहर बसाया। तो राजतरंगड़ी में बताया है कि कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। क्वेश्चन आता है कि कनिष्कपुर किसने बसाया था? तो कनिष्कपुर कनिष्क ने बसाया। और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, यानी कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाता था। आगे है इसने चौथी बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में कुंडलवन यानी कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। यानी कि चौथी बौद्ध संगति थी जो बौद्ध धर्म की, वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष वसुमित्र था। किसका? बौद्ध संगति का। आगे कनिष्क के सिक्के ईरान व यूनानी भाषा में थे। जो कनिष्क के सिक्के थे यूनानी व ईरानी भाषा में थे। कनिष्क ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कनिष्क ने क्या किया? सबसे ज़्यादा सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किया। ये क्वेश्चन आता, सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे सोने के? तो वो कुषाणों ने की थे। कुषाणों ने, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। आगे कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। ये अश्वघोष क्वेश्चन आता है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? जिसने बुद्ध चरित या सूत्रालंकार पुस्तक लिखी है। तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में रहता था, यानी कनिष्क का राजकवि था। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सूत्रालंकार की रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित या सूत्रालंकार की रचना की। और द्वैध शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंशों ने अवगत कराया। जो द्वैध शासन की अवधारणा थी उसको सबसे पहले कुषाण वंश ने अवगत कराया। आगे चलो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। कनिष्क भारतीय का प्रथम शासक था। कनिष्क भारतीय का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। यानी कि महात्मा बुद्ध की आकृति सबसे पहले किसने छापी थी सिक्कों पर? तो कनिष्क ने छापी थी। बुद्ध की आकृति सबसे पहले कनिष्क ने छापी थी। आगे है कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन और अश्वघोष और वसुमित्र थे। ये तीन थे
कनिष्क के शासन के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा और नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक भी थे। नागार्जुन थे शून्यवाद के प्रतिपादक थे और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। वो किसके दरबार में रहते थे नागार्जुन, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे है कनिष्क का राजभेद चरक। ये चरक बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है और आता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि कनिष्क का राजभेद चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। तो इसने चरक ने चरक संहिता की रचना की और जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। और विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, विभाषा शास्त्र को। और चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है, चरक संहिता को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को। आगे है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। अब कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव बना और वासुदेव शैव धर्म का मतानुयायी था, यानी कि वासुदेव शैव धर्म का मतानुयायी था। और कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की भी स्थापना की। और कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण वंशों की अपनी परंपरा थी कि मृत शासक जो इनकी शासक मर गए उनकी फिर मूर्ति मंदिर में रखी जाती थी। आगे कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रतिबंध था। जो कुषाण साम्राज्य था उसमें मार्गों पर सुरक्षा का प्रतिबंध था और जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। जो रेशम मार्ग था, जो रेशम बन के आता था, उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, कुषाण थे। और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। जो रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था, कनिष्क ने कराया था। ये क्वेश्चन आता है। आगे है इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ तथा गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ। ये मथुरा शैली आता है क्वेश्चन कि मथुरा शैली का विकास कब हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तथा मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का भी संग्रह अधिक मात्रा में है। तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। आगे है भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। तो भारत में इथोपिया से क्या आता था, हाथी के दांत आते थे और सोना आता था। हाथी के दांत और सोना आता था। आगे है संगम वंश। संगम वंश में मुझे तो कुछ खास लग नहीं रहा। संगम वंश, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संगम वंश, संगम युग है, संगम युग, तृतीय संगम, लेखक, पुस्तक, आगे देखते हैं। आगे आगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य आ गया। जो गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से 500 गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं। चलो, गुप्त साम्राज्य बहुत फेमस था, बहुत अच्छा पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश का
आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। जो गुप्त वंश का आरंभ हुआ था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जो गुप्त वंश बना सबसे पहले कहाँ पर उसका अधिक वो था, उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि गुप्त मुद्राओं पर अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। आगे संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के संबंध थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का काल राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। अब यहाँ से यह मेन पॉइंट, गुप्त वंश का संस्थापक। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो 240 ईसा पूर्व से बार ईसा पूर्व निकल रहा है, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसका शासन 240 से 280 ईस्वी तक था। इसने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, क्योंकि महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। जो महाराज थी उपाधि उस समय सामंतों की थी। और चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिरों का निर्माण कराया। चीनी यात्री इत सिंह कहते हैं कि श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण कराया। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। घटोत्कच ने 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच ने 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया। आगे पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम है और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य था और ये चंद्रगुप्त प्रथम है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और श्रीगुप्त ने खाली महाराज की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन आता है महाराजाधिराज की उपाधि किस शासक ने की थी, उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और इतिहास में एक नए संवत 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया गया है। यानी कि गुप्त संवत भी चलाया गया चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। आगे है, इसने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राओं व चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी की मुद्राएं व राजा रानी प्रकार की सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के और श्री सिक्के चलाए। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कैसे सिक्के चलाए? राजा रानी के और विवाह प्रकार के और श्री सिक्के चलाए। आगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त है जो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त आया। ये समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा तथा समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी शासक था। समुद्रगुप्त कैसा था? साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी शासक था। आगे देखते हैं, इसने लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया। समुद्रगुप्त ने क्या किया? संपूर्ण भारत पर जीत की और संपूर्ण भारत पर विजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा कि भारत का नेपोलियन। क्या कहा समुद्रगुप्त को? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन आता, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि भी था और संगीतज्ञ था और विद्या का संरक्षक भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को विद्या का संरक्षक भी कहा था। इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित है तथा कविराज की उपाधि धारण की थी।
अब ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि कविराज की उपाधि धारण किसने की थी? तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। और एक क्वेश्चन आता है कि बीड़ा बजाते हुए चित्र सिक्कों पर किसके अंकित थे? सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसके चित्र अंकित थे? तो समुद्रगुप्त के चित्र अंकित थे, समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। और हरिशेठ समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था तथा हरिशेठ ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हरिशेठ ने क्या किया? इलाहाबाद में स्थित है जो प्रयाग प्रशस्ति, उसकी रचना की। और समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु थे ये वसुबंधु, उनको संरक्षण दिया। आगे देखते हैं, आगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ते हैं 380 ईस्वी से 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आया गुप्त वंश में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। क्वेश्चन आता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। आगे है, इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्ररामन से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया? रुद्रसेन के साथ किया। रुद्रसेन क्या था? वाकाटक का राजा था। आगे देखते हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही उनके दरबार में रहते थे। तो कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव और विक्रमोर वंशीयम, मालविका और अग्निमित्र एवं अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की। तो कालिदास की ये बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक हैं, ये मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभव और मालविका, अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम भी बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है, या कुमार संभव किसकी है, और मालविका अग्निमित्र किसकी है, ये क्वेश्चन आते हैं। कुमार संभव किसकी है? सब कालिदास की पुस्तक है। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम विरहित कथा है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है उसमें क्या है? वर्णन राजा दुष्यंत का और शकुंतला के प्रेम की गाथा है, प्रेम की कथा या गाथा है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है। जी, अभिज्ञान शाकुंतलम का कितनी भाषाओं में अनुवाद है? 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है। आगे है पंचतंत्र बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आती है। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णुगुप्त ने लिखी या विष्णु शर्मा ने लिखी। तो पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में हुआ। इसके लेखक विष्णु शर्मा थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। आगे है, गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोली शास्त्री बराहमिहिर था। ये बराहमिहिर भी गुप्त काल का ज्योतिषी या खगोल शास्त्री था। और गुप्त काल में सोने के सिक्के 2 दीनार कहा जाता था। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था, दीनार। और चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली यानी कि दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया, जो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कराया? मेहरौली में स्थित था वो, मेहरौली यानी दिल्ली है,
में लोह स्तंभ का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियाँ विक्रमांक और अच्छे। जे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम क्या क्या हैं? देवगुप्त, देवराज, देवऋषि। और उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी ली थी? एक विक्रमांक की ली थी और एक परम भागवत की ली थी। परम भागवत और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन यात्री फाहियान भारत आया। ये फाहियान क्वेश्चन आता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से पुनः लौटा था। यानी स्थल के मार्ग से तो वापस वो भारत आया था और लौटा था वापस जल मार्ग के द्वारा। आगे है अनुश्रुतियों के अनुसार इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नवरत्न यानी कि 9 विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उन विद्वानों का नाम एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। कालिदास, घटकर पर, बराहमिहिर और बेताल भट्ट और अमर सिंह और धनवंतरी और बररुचि और शंकु और ये छपड़क। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक वीरसने सैब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी और पाटलिपुत्र विद्या के उस समय प्रमुख केंद्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। आगे है कुमारगुप्त। आगे पढ़ते हैं कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासन किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 415 ईसा पूर्व में। आगे है गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। जो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं सर्वाधिक अभिलेख। और कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी तथा 300 व 623 मुद्राएं बयाना मद्रभांड से मिलती हैं। और गुप्त काल के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराए। गुप्त काल के सिक्कों से क्या मालूम पड़ता है? कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराए। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और महायान बौद्ध कहा गया है। तो एक क्वेश्चन आता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसे कहा गया है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को कहा गया है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। आगे कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय बार इसमें लिखा आ रहा था महेंद्र द्वितीय, तो ये महेंद्र द्वितीय उपाधि थी। तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र आदि की उपाधि धारण की थी। आगे है स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिनसे निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि पुष्यमित्रों को हराया कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और स्कंदगुप्त ने इनको हराया था। आगे स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। तो कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा और स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जैसे ही स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा उसको हुड़ों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। आगे है इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किसकी जानकारी? जो हुड़ों ने आक्रमण किया था
स्कंदगुप्त के शासनकाल में, तो जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है। इस जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या कहा गया? मलेच्छ। मलेच्छ। आगे है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने ही कराया था। जो गिरनार पर्वत है उस पर सुदर्शन झील है, उसका निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। आगे है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित को सौंपा था। आगे है हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, ये बता दिया। और तोरमड़ हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक था। ये तोरमड़ हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ये क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो उपाधि तो हमने पढ़ी ली है, साथ साथ में इनको छोड़ते हैं। चलो गुप्त वंश ख़त्म ही हो गया। गुप्त वंश ख़त्म हो गया। ये उपाधि पढ़ ली हमने, प्रशासन ये भी पढ़ लिया। चलो गुप्त वंश ख़त्म हो गया। गुप्त वंश ख़त्म हो गया। ये कुछ नहीं है, ये पुस्तक है, ये पहले पढ़ा दी हमने। रघुवंशन, मालविका, अग्निमित्र, कुमार संभव, मेघदूत, ये सब पुस्तक। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। बाकाटक राजवंश बहुत विस्तार से दिखाया है इसमें। ये बाकाटक राजवंश हमने और किताब में नहीं पढ़ा। हाँ ये क्वेश्चन है। पुष्यभूति वंश, हरेक वंश, पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे अगली वीडियो में। पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे अगली वीडियो में। साथियों इतना ही, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद साथियों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए।